चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। छोटा सा चैप्टर है। सो इसको मैंने बेसिकली सॉलिड स्टेट जो आपका चैप्टर है वो आपको जेडब्ल्यू या नीट के सिलेबस में नहीं है, आपका सीईटी के सिलेबस में ही है। तो कुछ क्वेश्चंस है अलग अलग टाइप के जो मैंने यहाँ पे गैदर किए हैं और उसको हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग कैटेगरीज में है क्वेश्चंस। देर आर सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। नो, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मतलब फैक्चुअल है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। So see, packing efficiency of silver metal. Now first for that you need to know silver metal कौन से कैटेगरी में आता है, बिकॉज पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने तीन की पढ़ी है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, बराबर है। तो सर एससीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना था, 52% के आसपास था। फिर एफसीसी वो 74 एंड बीसीसी वो 68%। अब अपने को ये पता रहना चाहिए दैट सिल्वर मेटल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एफसीसी। अगर ये पता है तो अपना काम डायरेक्ट है सर, सीधा सीधा आंसर है 74%। ओके। सो ये आपको जो एग्जाम्पल्स है वो सारे आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में है कि कौन से पैकिंग में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। ऑलराइट, तो ये अपने को ध्यान रखना है, वरना तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके बारे में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऐसे वाले क्वेश्चंस पे प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज वो नॉट ट्रू वाले पार्ट में ज्यादातर बच्चे मिस्टेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, सो द सब्सटेंसेस हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये करेक्ट सेंटेंस है, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में था। ओके, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इसी को हम लोग एनाइसोट्रोपी बोलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पास एनाइसोट्रोपी होती है। सो यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ऑर्डरली अरेंज्ड, ये भी करेक्ट है। एंड दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर, ये गलत है बिकॉज अब दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो अपने को नॉट ट्रू पूछा है एंड देयरफॉर आवर आंसर इज डी। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स का आपके टेक्स्ट बुक में ही आपको डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, 5-6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसमें ये सारे पॉइंट्स में आपको मिल जाएगा। आइसोट्रोपिक कम्स अंडर अमॉर्फस सॉलिड्स, नॉट अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो अपने को नॉट ट्रू पूछा है एंड देयरफॉर द आंसर इज डी। Which of the following is not an example of amorphous solid? So, sir, glass is amorphous, plastic is amorphous, rubber is amorphous, diamond comes under crystalline solids. Okay, so ये हो गया अपना आंसर। अगेन दीज आर सम मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। ओके, बट उसको मैंने सिर्फ कैटेगराइज किया है पुराने सीईटी के क्वेश्चंस ही। Okay, now see. Identify a good conductor of electricity from the following band gap energy values. Now, sir, we already know the band theory. अब अगर आपको याद हो तो एक वैलेंस बैंड होता है और एक कंडक्शन बैंड होता है। जितना गैप कम होगा, ओके, जितना गैप कम होगा उतना उसका कंडक्टिविटी अच्छा रहेगा। ओके, या कंडक्शन का एबिलिटी उसका अच्छा रहेगा। तो सर अपने को ये देखना है कि गुड कंडक्टर कौन है। तो जिसका गैप कम है इट्स अ गुड कंडक्टर, जिसका गैप ज्यादा है कम्स अंडर सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो यहाँ पर चारों में कंपैरिजन में आप मुझे बताओ सबसे लीस्ट गैप किसका दिखाई दे रहा है। इजी, द लीस्ट गैप इज फॉर बी, बिकॉज गैप ही नहीं है। तो गैप नहीं है मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, देयरफॉर बी विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बाकी सब में गैप्स है, मतलब इन लोग को कंडक्टिविटी के लिए थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगा अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस करना है तो। ओके, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। सिंपल सी चीज है, जिसका गैप कम होगा वो गुड कंडक्टर में आएगा। ओके, वंस अगेन एचसीपी स्ट्रक्चर, वापस से जैसे मैंने कहा दीज आर लाइक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस, आपको एग्जांपल्स मेमोराइज होने चाहिए। नाउ एचसीपी इज ऑफ कोर्स जिंक। ओके, एचसीपी स्ट्रक्चर में आता है, सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जिंक। फिर से नॉट ट्रू अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म की एक ही बंदा अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स में है। जैसे कार्बन की बात करते तो डायमंड है, ग्राफाइट है। ओके, ये दोनों आर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि डायमंड भी कार्बन का ही स्ट्रक्चर है और ग्राफाइट भी कार्बन का ही स्ट्रक्चर। ओके, सो व्हाट वाज पॉलीमॉर्फिज्म, द डेफिनेशन इज हियर, इट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म। यही तो पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। Okay, now polymorphism occurring in different elements is called allotropy. Yes, carbon and graphite and diamond are called allotropes of carbon. Okay, they are called allotropes of carbon. So the process or the
कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ओके, उस चीज का एग्जिस्ट होना इज कॉल्ड एलोट्रोपी। ओके, polymorphic forms of a substance are formed under different conditions. Of course, graphite and diamond are formed under different conditions. Yes. Okay, the crystal shape of polymorphic substances are identical to each other. Of course नहीं ना, तभी तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है ना। एलोट्रोपी क्या है, अलग अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ पर बोला है क्रिस्टल शेप आइडेंटिकल है, तो इनकरेक्ट सेंटेंस एंड देयरफॉर द आंसर इज डी। ओके, सो ये हो गए अपने। एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर में नॉर्मली अपने को पता है कि जो ग्रुप 14 होता है वहां से सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। अभी ऑफिशियली आपको सिखाया कुछ इस तरह से गया है कि एन मतलब नेगेटिव और पी मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, विच इज करेक्ट, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, गलत कुछ भी नहीं है। पर याद रखने के लिए थोड़ा इजी तरीका आपको बताता हूँ। ओके, अभी ग्रुप 14 में इम्प्योरिटी डाली जाती है। इम्प्योरिटी डाली जाएगी या तो ग्रुप 13 से या तो ग्रुप 15 से। अब इंग्लिश में 15 नंबर का ग्रुप 14 के बाद आता है, 14 के बाद 15 आता है। तो इंग्लिश में हम लोग 15 को क्या बोलेंगे, नेक्स्ट ग्रुप बोलेंगे ना, आफ्टर 14। तो नेक्स्ट ग्रुप में एन आता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। और 13 14 के पहले आता है तो प्रीवियस ग्रुप हो गया, प्रीवियस में पी आता है इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो। ओके, ग्रुप 14 अपना सेमीकंडक्टर है, 14 के बाद आता है नेक्स्ट ग्रुप, तो 15 की इम्प्योरिटी डाली तो एन टाइप सेमीकंडक्टर, और 13 की इम्प्योरिटी डाली तो पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो अभी बताओ इसमें से 15 नंबर पे कौन है, ग्रुप 15 एलिमेंट कौन है, फॉस्फोरस 2,8,5। सो देयरफॉर योर आंसर इज बी। ओके, सिलिकॉन आपका ग्रुप 14 एलिमेंट हो गया, फॉस्फोरस ग्रुप 15 एलिमेंट हो गया। अपने को एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो नेक्स्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा, ग्रुप 15। ओके, सिंपल है। बाकी आप मेमोराइज तो ऑफकोर्स कर ही सकते हो, बट दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट इजीली कि नेक्स्ट ग्रुप है तो एन टाइप और प्रीवियस ग्रुप है तो पी टाइप। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ मेटालिक सॉलिड। It is crystalline. Yes, it is crystalline. The constituent particles are held together by a covalent bond. इधर गड़बड़ है क्योंकि they are held together by metallic bonds. ओके, बाकी सब भी एक बार चेक कर लेते हैं। They are malleable and ductile. करेक्ट है, metals are malleable and ductile and they are good conductors of heat and electricity. ये भी करेक्ट है। अपने को not true पूछा है and therefore the answer to this question is D. How many number of particles are present in a simple unit cell? Easy, simple cubic unit cell, SCC. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Z बोलते हैं ना। Z इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। SCC के लिए Z की वैल्यू क्या है, 1। BCC के लिए Z की वैल्यू क्या थी, 2। और FCC के लिए Z की वैल्यू क्या थी, 4। तो अपने को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब SCC पूछा है, देयरफॉर आवर आंसर इज 1। ओके विद दिस, चलो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन डेंसिटी, नाउ डेंसिटी वाला फॉर्मूला क्या था, रो इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। ओके, तो इसमें रो कौन है, डेंसिटी। जेड कौन है, एटम्स पर यूनिट सेल। एम कौन है, मॉलिक्यूलर वेट। ए क्या है, एज लेंथ। और एन ए इज ऑफकोर्स अवर एवोगैड्रोस नंबर। ओके, ए है अपना। अभी इन पांच में से चार, एक तो ऑलरेडी आपको पता ही है वैल्यू, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। चार वैल्यूज अननोन है, चार में से कोई भी तीन वैल्यूज दी रहेगी, चौथी वैल्यू आपको ढूंढनी रहेगी। ओके, बहुत ही सिंपल सी चीज है। एट द सेम टाइम एक और फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। पहले आपको बताता हूँ नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला क्या है। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का फॉर्मूला है, इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, गिवन मास अपॉन मास ऑफ वन यूनिट सेल। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मास। फिर दूसरा ऑप्शन है रहेगा गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, एंड वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल इज ए क्यूब। ओके,
और फिर आएगा टोटल एटम्स अपॉन जेड। व्हाट इज जेड? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ओके, अब मास ऑफ वन यूनिट सेल जो लिखा हुआ है ना, इसके दो फॉर्मूले है, रो इंटू ए क्यूब, ये भी मास ऑफ वन यूनिट सेल है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या फिर जेड कैपिटल एम अपॉन एन ए, दिस इज ऑल्सो मास ऑफ वन यूनिट सेल। तो सर डिपेंडिंग ऑन अपने को डेटा क्या दिया है उसके हिसाब से हम लोग मास ऑफ वन यूनिट सेल चेंज कर सकते हैं। तो आपको चाहिए तो एटलीस्ट इतना लिख लो पहले, बिकॉज आगे के जो क्वेश्चन है वो इस बेसिस पे डिपेंड करते हैं, तो आपको यूज करने को काम आएगा। फटाफट लिख लो जो भी लिख रहा है वो। आई गिव यू हाफ अ मिनट और सो। गाइस कैन वी हैव द कैमराज ऑन प्लीज? वापस से सब लोग गायब हो गए, रितिका, शॉन, निधि, नील। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस, कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ द एलिमेंट, मतलब अपने को कैपिटल एम पूछा है क्लियरली, हैविंग अ डेंसिटी, मतलब रो दे दिया है, एफ सी सी, एफ सी सी से अपने को जेड की वैल्यू मिल गई है 4। ओके, और ए क्यूब इंटू एन ए भी दे दिया अपने को 36 ऑलरेडी दे दिया है। सो द गुड न्यूज इज, देखो सबसे पहले कि डेंसिटी भी सीएम क्यूब में है और आपका रो इंटू ए क्यूब जो वैल्यू है वो भी सीएम क्यूब में है। तो अच्छी बात यह है कि दोनों सीएम क्यूब में है, इसलिए कोई भी कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अपन यूनिट सॉल्व कर पाएंगे। एम ढूंढना है, तो एम का क्या फॉर्मूला था? रो इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए, ऐसा था। तो अभी एम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सबको वहां भेजो, तो रो इंटू ए क्यूब एन ए अपॉन जेड। रो कितना दिया है आपको? 21। ए क्यूब इंटू एन ए कितना दिया है? 36। और फिर इसका वैल्यू है 4, तो ये हो गया आपका 9। तो वन एटी नाइन 189, यस दैट्स योर आंसर। ओके, सो इस तरह से अभी गुड न्यूज क्या था कि सीएम क्यूब थे दोनों, इसलिए अपने को कोई मगजमारी नहीं आया, कभी कभी कन्वर्जन करना पड़ सकता है, देखेंगे आगे। ओके, calculate the number of atoms present in a unit cell, number of atoms present in a unit cell, okay, in an element having molar mass 190 gram and density 20. Now number of atoms present in a unit cell मतलब अपने को बोला है find z, क्योंकि z is the number of atoms per unit cell। तो सब सब कुछ दिया है फिर से। तो सर z का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? रो इंटू ए क्यूब एन ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो रो कितना दिया है अपने को? 20। फिर से देखो, सी एम क्यूब है और ये भी सी एम क्यूब है, तो कोई टेंशन नहीं है। ए क्यूब एन इज 38, और मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 190। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होके टू 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 जा 4। कोई बताएगा कि ये कौन सा यूनिट सेल है? अगर इसके बदले में कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स के बदले टाइप पूछता तो क्या आंसर आता? एफ सी सी। वेरी गुड सर, क्योंकि जेड की वैल्यू 4 आई है तो एफ सी सी होगा। ओके, तो इसको मैं वेरी कर सकता था, घुमा सकता था। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ एटम्स में आपको ये पूछ सकता था, गिव मी द टाइप ऑफ द यूनिट सेल, तो योर आंसर विल बी एफ सी सी। ओके, चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विद बीसीसी स्ट्रक्चर? ओके, बीसीसी दे दिया है, मतलब जेड की वैल्यू 2 हो गई, डेंसिटी दे दिया है, एंड एज लाइन देखो इस बार पिकोमीटर्स में दिया और डेंसिटी देखो सेंटीमीटर्स में दिया है, ये गेम है सर, इधर ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, पर ठीक है, पहले अपन देख लेते हैं, एटॉमिक मास पूछा मतलब कैपिटल एम पूछा है आपने। ओके, सो कैपिटल एम का क्या फॉर्मूला बैठेगा? थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, रो ए क्यूब एन ए अपॉन जेड। रो कितना दिया है? 10। ए क्यूब कितना है? 300। 300 पीको है, पीको को सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻⁻10 और उसका क्यूब। ओके, एवोगैड्रोस नंबर 6 × 10⁻23 अपॉन जेड, जेड की वैल्यू क्या है? 2। बराबर है। अब सर इसमें ना क्या करने का, कुछ खास नहीं करने का। 3 का टेबल देखो प्यार से, देखो ये 3 हो गया। ओके, अभी फॉरगेट ऑल द पावर्स, इतना बड़ा कैलकुलेशन है ही नहीं, इधर सामने देखो 3 और ऊपर क्या पावर है? क्यूब है।
तो 3 के टेबल में 3 3 3 इंटू और एक और 3 जो बाहर वाला है वो सब मिला के 81 होने वाला है सर। आंसर इज 81। ओके, पावर अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे सब, आपको पावर का मगजमारी नहीं, बिकॉज फेस वैल्यू देखने का, क्योंकि सारे नंबर्स दूर दूर है, कोई भी नंबर नजदीक नजदीक नहीं है। तो फेस वैल्यू के बेसिस पे अपन सीधा सीधा जा सकते हैं। अच्छा, 3 का क्यूब 27, 27 3 जा 81, एक ही आंसर। ओके, 8 से चालू होने वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। अभी एक होता अगर 81.3, और एक होता 813, और एक होता 8.13, तो फिर अपने को पावर एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि तीन तीन आंसर है जो 8 से चालू हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सर कोई फर्क ही नहीं है सर, 3 3 3 3 81, 8 वाला एक ही आंसर है, खत्म हो गया अपना आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द ट्रिक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पावर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे ऑप्शन दूर दूर है। तो फर्स्ट डिजिट से आप सीधा आंसर लेकर आ सकते हो। ओके, चलो, कैलकुलेट द मोलार मास। सेम फॉर्मूला, मोलार मास ढूंढना है। डेंसिटी Na × A क्यूब अपॉन जेड। ओके, डेंसिटी कितना दिया है अपने को, 9.3। Na × A क्यूब कितना दिया है, 22.6। गुड न्यूज, दोनों के दोनों सेंटीमीटर में, कोई मगजमारी नहीं। और जेड कहाँ है, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक में जेड की वैल्यू 1 होती है। तो शॉर्ट हो गया सर, सीधा सीधा सॉल्व करो चलो इसको। वेरी इजी आंसर, एक ही ऑप्शन है। कोई बताएगा देखते ही आंसर क्या आ सकता है? ए सर, ए। एग्जैक्टली exactly, सर सीधा सीधा हो गया ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 220 हो गया। 200 वाला तो एक ही आंसर है सर, और कोई है ही नहीं 200 में। ओके, सो आंसर इज ए। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डेंसिटी, वापस से डेंसिटी cm³ और ये भी cm³, कोई टेंशन नहीं, BCC है तो z की वैल्यू 2 हो गई। ओके, चलो सॉल्व करो, ये अभी आप लोग कर चुके हैं बहुत बार अपन। ये आपका क्वेश्चन, चलो। z नीचे जाएगा, आई एम सॉरी, रो A³ Na अपॉन z। रो कितना है 7.8, A³ Na कितना है 16.2, z कितना है 2। करो सॉल्व। ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि सर तीन तीन ऑप्शन है 60 वाले। सर, ए। ओके, अदर्स टू कंफर्म, बाकी लोग जो भी जिंदा है स्क्रीन पे मीटिंग में, प्लीज, बिकॉज आपने वीडियोस तो बंद रखे तो मुझे पता नहीं आप लोग हो नहीं हो। ए सर, ए। ओके, अदर्स। आंसर इज ए। ओके, चलो, सो वी विल टेक दिस एज अवर आंसर, विल गो अहेड। क्या है नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल हैविंग मोलार मास 23, डेंसिटी दिया है और ये दिया है। नंबर ऑफ एटम्स मतलब फिर से जेड ढूंढना है। तो जेड का क्या फॉर्मूला है, रो A³ Na अपॉन m। इजी, सेम चीज कर रहे हैं अपन। ओके, बिकॉज यही टाइप के क्वेश्चंस थे अभी, काफी रिपीटेटिव है। रो कहाँ है 0.96, तो उसको मैं बिट के लिए 1 ले लेता हूँ। A³ Na इज 48। ओके, एंड नीचे m इज 23। ओके, ये 0.96 अपने को काम आएगा, क्योंकि ये आपको कुछ 4 लेके देगा यहाँ पर। ओके, और फिर आप इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आ रहा है आपका, 2 आ रहा है शायद। 2 आएगा सर, 2। ओके, यू गेट योर आंसर एज 2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, कोई बताएगा क्या ढूंढना है फ्रॉम द फॉर्मूला, क्या चीज इज वॉल्यूम? ए क्यूब। वेरी गुड सर, A³ ढूंढना है, बिकॉज इट इज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो अभी A³ ऊपर भेजो और बाकी रो को नीचे लेकर आ जाओ, काम हो गया अपना। ओके, ये फॉर्मूला था ना, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड
m अपॉन ए क्यूब एन ए। सर ए क्यूब ही आपका वॉल्यूम है तो ये इंटरचेंज कर दो। तो ए क्यूब इज इक्वल टू जेड एम अपॉन रो एन ए। करो सॉल्व। जेड कितना है, बीसीसी, बीसीसी मतलब 2, मॉलिक्यूलर वेट 56, डेंसिटी इंटू एन ए का वैल्यू दिया हुआ है वो लोग ने अपने को 4.8 इंटू 10⁻²4। करो ये सॉल्व। डी आएगा सर। हाँ, 8 के टेबल में सीधा सीधा आपका आ सकता है 8 7 जा 8 6 जा। ओके, इधर मैं 23 ले लेता हूँ क्योंकि 48 पकड़ के चल रहा हूँ मैं, ये 3 हो गया। तो 7/3 इज गोइंग टू बी 2.33 इंटू 10⁻−23, -23। यस, आंसर इज डी। ओके, कैलकुलेट मोलार मास ये हम लोग स्किप करते हैं, अभी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं काफी बार। मोलार मास मतलब कैपिटल एम ढूंढना है, सेम फॉर्मूला है, सो आई विल प्रोसीड। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, फिर से जेड का वैल्यू ढूंढना है, सेम चीज है, कर लेंगे हम लोग ये। चलो फिर से थोड़ा रिपीटेटिव क्वेश्चन है बट ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल हैविंग डेंसिटी, करो ये। ए क्यूब इज इक्वल्स टू जेड एम अपॉन रो एन ए। बीसीसी है तो जेड की वैल्यू 2, एम 56, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, रो 7.8 और एन ए इज 6 इंटू 10⁻23। क्या आ रहा है आंसर? 2.3 में ही आंसर आएगा ये भी। ओके, देखो ऊपर क्या है, 112 है, बराबर है। नीचे 6 8 जा 48 है। अभी 48 और 112 को आप रफली करोगे तो 2 में ही जाने वाला है। 2 वाला आंसर एक ही से शुरू हो रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है। आपको पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है इसको। ओके, देख लो, 2 इंटू 56 112, और ये अप्रोक्सीमेटली मैंने 8 ले लिया, 8 6 जा 48। अभी 112/48 करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, 2 पॉइंट समथिंग एक ही है। ओके, हाँ। एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, डेंसिटी दिया है, व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। इस बार एज लेंथ पूछा है। एज लेंथ मतलब क्या हो गया, इस बार सिर्फ ए पूछा है, नॉट इवन ए क्यूब। तो पहले ए क्यूब से ही हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब? ए क्यूब वाज जेड एम अपॉन रो एन ए। अभी 2 मिनट पहले किया, जस्ट प्रीवियस वाला क्वेश्चन। अभी जेड की वैल्यू क्या है सर, बीसीसी तो 2। ओके, मोलार मास 93 क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ है, डेंसिटी 6.2। ओके, एंड देन अपने को एवोगैड्रोस नंबर तो 6 इंटू 10⁻23। अभी इसको सॉल्व करना है अपने को। तो सर ये कितना हो जाएगा, 186। नीचे 6 6 जा 36 प्लस ये आपका तो 37.2, और ये 10⁻−23 जाएगा ऊपर। अभी इसको सॉल्व करो, ये कितना हो रहा है, ये 5 होगा। 37 5 कितना होता है, 185 होता है। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10⁻−23। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, कि जब भी क्यूब है, कोई भी रूट है, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, स्क्वायर रूट, जो भी है, तो रूट करते समय जो आपका 10 का पावर है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय दैट रूट। ओके, तो अभी अपना पावर 23 है, 23 इज डिविजिबल बाई 3? नहीं। तो या तो उसको 21 करना पड़ेगा या तो उसको 24 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 के टेबल में आना चाहिए वो। तो अपन इसको 24 कर लेते, तो 50 इंटू 10⁻−24। तो सर ए क्यूब का वैल्यू 50 इंटू 10⁻−24 आया। तो अभी क्यूब रूट करेंगे तो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻−8। ओके, क्यूब रूट ऑफ 50 इंटू 10⁻−8। दिस इज हाउ वी विल गेट द आंसर।
ओके, तो रूट्स निकालते समय ये ध्यान रखना कि 10 का पावर आपका डिविजिबल होना चाहिए। डायरेक्टली आप सॉल्व करोगे तो आप अटक जाओगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ए निकाला, पहले ए क्यूब निकाला और फिर ए क्यूब से क्यूब रूट निकाल के ए निकाला। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी, डायरेक्ट फॉर्मूला, एनीबडी, चलो। डेंसिटी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब एन ए। जेड बीसीसी 2, मॉलिक्यूलर वेट 23। ओके, और ए क्यूब एन ए दिया हुआ है आपको 45.6। तो अभी ये 46 हो गया और ये 45.6 हो गया। आंसर एक ही ऑप्शन है पॉसिबल, आंसर इज बी। ओके, ये सेम क्वेश्चन है तो हम लोग प्रोसीड करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं डालेंगे। अभी आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। तो सर अपने को पता होना चाहिए कि एस सी सी के लिए ए इज इक्वल्स टू 2r, बी सी सी के लिए ए इज इक्वल्स टू 2√2r, एंड एफ सी सी के लिए, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया ना। हाँ, एफ सी सी के लिए ए इज इक्वल्स टू 2√2r और बी सी सी के लिए ए वॉज इक्वल्स टू 4/√3r। ओके, ये ध्यान रखना है आपने को, ये रिलेशनशिप यूज करनी पड़ेगी। ओके, तो ये लिख लो प्लीज। अगर आप लोग ने नहीं लिखा है प्लीज राइट दिस डाउन। ये जो भी है लेफ्ट हैंड साइड पे ए है। ओके, फॉर एफ सी सी 2√2, फॉर बी सी सी 4/√3 एंड फॉर एस सी सी इट इज डायरेक्ट ट्वाइस ऑफ आर। ओके, देखो एफ सी सी बोला है और एजलेन दिया है 405। एफ सी सी बोला है, एजलेन दिया है 405, तो सीधा सीधा है रेडियस पूछा है। तो क्या था सर अभी, ए इज इक्वल्स टू 2√2r। तो r इज इक्वल्स टू 405/2√2। इसको सॉल्व करना है तो कितना होगा, 202/1.4। इसको सॉल्व करके कितना आएगा देख लो आंसर। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ सकता है बिकॉज तीन तीन ऑप्शंस है, 140, 150, 170 वैसे वाले। सर सी। सी आंसर आया 143। अदर्स टू कंफर्म प्लीज कैलकुलेशन जरा बताओ आप लोग, हाँ ना। चैट बॉक्स यूज करो गाइस, माइक यूज करो, कैमरा तो आप चालू कर नहीं रहे हो, फिर से बोल रहा हूँ यस मैं। सर, यस सर। आया। शॉन, रितिका, निधि, नील, क्यों ऐसे काम करते हो कि मुंह ना दिखा सको तुम लोग? प्यार से कितनी बार बोला अच्छे काम करो ताकि कैमरा में मुंह दिखा सको तुम लोग। चलो ठीक है, आंसर इज सी। ओके, हाँ, इजी। एनीबडी, बीसीसी स्ट्रक्चर अभी लिखवाया अपन ने। ए इज इक्वल्स टू फोर बी अपॉन बी। 4/√3। ओके, 4/√3r। ओके, बी नहीं, है बी में आर ऊपर होना चाहिए था, बी में हाँ आर हाँ, नीचे सॉरी सर, मत सॉरी सर। करना। आंसर इज डी। ओके, कैलकुलेट द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल बीसीसी स्ट्रक्चर, रेडियस ऑफ द मेटल एटम दिया हुआ है। अभी आपसे एक चीज ध्यान रखो, दो वैल्यूज पता होनी चाहिए। √2 इज 1.4 एंड √3 इज 1.73। ओके, ये 173 दिया है इसलिए याद यूज करना पड़ सकता है। ओके, अभी सर सिंपल सा डी क्वेश्चन है क्या। आएगा सर। हाँ, क्या आ जाएगा, रेडियस दिया है और एज लेंथ पूछा है। तो ए इज इक्वल्स टू 4/√3 इंटू आर। तो 4/1.73 इंटू 173, तो ये 100 हो गया। अब 400 वाला एक ही ऑप्शन है सर। ओके, पावर गया तेल लेने, 400 से और कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। दो तीन पावर वाले होते हैं सेम 400 400, तो हम पावर एडजस्ट करते हैं, आंसर अपना 4। फाइंड द रेडियस ऑफ द मेटल अगेन बीसीसी हैविंग एज लेंथ 450। करो जल्दी से। R इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए।
तो 1.73 अपॉन 4 इंटू ए कितना दिया है? 450। करो इसको सॉल्व। क्या आंसर आया है? बी सर। 194। हाँ हाँ। ये कितना हो रहा है? 112 हो रहा है। ओके, हाँ, फाइन। रफली अराउंड 190 के आसपास जाएगा। ओके। कैलकुलेट द एज लेंथ। रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ पूछा है, करो। सिंपल यूनिट चले, इजी। बी सर। ए इज इक्वल टू 2r ना, डबल करना है बस। 167 का डबल 334। ओके। करो ये चलो, ये लास्ट टाइम का क्वेश्चन अभी ऐसा आएगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट करते हैं ये टाइप में। रेडियस ऑफ द मेटल एटम इन बीसीसी यूनिट सेल इज 287। करो। एज लेंथ दिया है और रेडियस पूछा है, बीसीसी है। तो √3/4 इंटू ए। √3, 1.734 इंटू ए। ना देखो, चारों ऑप्शंस दूर दूर है तो आपको फिर से याद दिला देता हूँ। आप छोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लेना चाहो तो ले सकते हो, छोटा मोटा। 173 को 2 मत लिखना। 287 को 288 लिखना है तो लिख सकते हो, ताकि 4 के साथ आपका कैंसिलेशन हो सके। ओके। 173 को 2 मत लिखना, वो छोटा मोटा नहीं है, वो मोटा मोटा राउंड ऑफ है। ओके, वैसा नहीं करने का। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट शुड बी द आंसर? देखो, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा, देखो यहाँ पे सुनो क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। ये 173 है। अगर ये 2 होता, 2, तो डबल होता तो 144 आंसर आता। तो सर ये तो पॉसिबल नहीं है। 144 मतलब एग्जैक्ट डबल हो गया ना, तो डबल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट तो डबल से थोड़ा सा कम। अब डबल से थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है। 72 के नीचे तो जाएगा नहीं, और डबल होएगा नहीं, तो बी और डी तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब बचा 124 और 101। अब आप देखोगे, थोड़ा सा अंदाजा लगा के, सर क्लोज टू डबल वैल्यू। 1.73 इज वेरी क्लोज टू 2, तो डबल से थोड़ा सा नीचे आंसर आना चाहिए। एंड देयरफॉर द आंसर इज 124। सॉल्व करके भी आएगा आपका आंसर, बट थोड़ा सा आप ऐसे केसेस में टाइम बचा सकते हो थोड़ा सा, अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अच्छा, 2 लेके किया तो 144 आ रहा है। 2 से थोड़ा सा कम लिया है तो 144 से नीचे आंसर। ओके। और 57 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैल्यू नीचे नहीं जाएगी। ओके। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, इस बार पिकोमीटर में है। चलो कर लेते हैं, कुछ अलग है, यूनिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। एज लेंथ ऑफ अ बीसीसी यूनिट सेल, रेडियस ऑफ द मेटल इज गिवन। एज लेंथ पूछा है, तो सर ये तो डायरेक्ट है, 4/√3r। 4/1.73 इंटू 227 सेंटीमीटर्स टू पिको, तो पिको टू सेंटी 10⁻⁻10। करो इसको सॉल्व। कितना है ये? चार, ये समवेयर अराउंड 900 जाएगा। 900/173 कितना, कौन सा नंबर आता है नियरेस्ट? फेस वैल्यू पे जाओ, 17 के टेबल में। 17 का टेबल आता है। 17×5 = 85, 17×6 = 102। और अपने को 90 चाहिए, मतलब 85 और 102 के बीच में आया कि नहीं? तो 17×5 और 17×6 के बीच में, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आंसर है, और 5 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे।
ओके, एग्जैक्ट आंसर लाने की जरूरत नहीं है, चार ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने है, थोड़ा सा आप जुगाड़ लगा सकते हो। ओके, पर उसके लिए आपको आपके टेबल्स आने जरूरी है, बिना टेबल्स के ये सब कैलकुलेशंस पास नहीं होंगे आपके। राइट, द आंसर इज बी। चलो ये रिपीट क्वेश्चन है, हम आगे बढ़ते हैं, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। चलो ये, व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन वन मोल ऑफ अ मेटल दैट फॉर्म्स एफसीसी स्ट्रक्चर? तो सर सिंपल है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स पूछा है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इज टोटल एटम्स अपॉन जेड, अपॉन जेड। बराबर है। अब वन मोल में एटम्स कितने होने चाहिए, 6 × 10⁻²3, और बीसी एफसीसी बोला है, एफसीसी मतलब 4 हो गया, तो 6/4 इज 1.5 × 10⁻23। ओके, नंबर ऑफ यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स अपॉन जेड, वन मोल में इतने ही एटम्स होते हैं सर, ये तो हमें मालूम है, वन मोल में 6 × 10⁻23 और एफसीसी है तो जेड की वैल्यू 4। ओके, ये हम लोग कर चुके हैं, तो इसमें वापस नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पे, आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी। चलो एफसीसी वाला क्वेश्चन है, करते हैं। अभी तक हम लोग ने काफी सारे बीसीसी वाले क्वेश्चंस किए थे। रेडियस ऑफ द मेटल इज 144 और एज लेंथ पूछा है, एफसीसी है, तो ए इज इक्वल्स टू 2√2r। करो ये, 2 × 1.4 × 144। सर ए। ओके, अदर्स टू कंफर्म, और कोई कैलकुलेशन अगर कर रहा हो तो? बराबर है, 4 में ही आंसर आएगा, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर देखो, आपको दिखा रहा हूँ कैसे, जस्ट टू प्ले अराउंड विद नंबर्स। ओके, ये 2 × 1, तो ये 2.8 हो गया, और ये 144 हो गया। नाउ 2.8 को मैं रफली 3 ले लेता हूँ, तो 3 × 14 इज 42। 4 वाला आंसर एक ही है सर। ओके, कैलकुलेटर है, एज लेंथ दिया हुआ है, अरे सीधा सीधा है, एज लेंथ दे दिया है। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन द बीसीसी यूनिट सेल। इसमें थोड़ा सा हम लोग एक वेरिएशन ट्राई करके देखते हैं। ओके, सी, व्हेन दे से टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स एंड नॉट द यूनिट सेल, तो शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपना आंसर में हल्का सा वेरिएशन आ सकता है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। लेट्स सी अ स्मॉल वेरिएशन इन द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स in BCC. Now that volume occupied by one atom ideally is 4/3 pi r cube, और BCC है तो दो होंगे, तो आइडियली इट इज 8/3 पाई आर क्यूब। अभी एज लेंथ दिया हुआ है, एज लेंथ की मदद से हम लोग ये कर लेते हैं, क्या कर लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, किसका, बीसीसी का। तो सर आर इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए, तो आर की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इज 8/3 इंटू पाई इंटू √3 का क्यूब, सो वी हैव 3√3 इंटू 10⁻⁻24, तो 3 3 कैंसिल, 8 × 22/7 इंटू √3 इज 1.73 इंटू 10⁻⁻24। इसको सॉल्व करो जरा, क्या आता है देखो, 0.2 और समवेयर अराउंड 3। इसको सॉल्व करो, 160 176 इंटू 0.23,
into 10 raised to minus 24. Tell me what is the answer to this? 176 into 0.23. 176 इंटू टू, तो ये दोनों के बीच में कुछ तो आंसर होगा, एक बार चेक करो। ए। आंसर ये आ रहा है पूरा सॉल्व करके। चलो मैं एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ। क्या है अपने पास? 176 इंटू 0.23। हाँ, 40 के आसपास आंसर आ रहा है। हाँ, तो फिर आपका आंसर वो मैच हो सकता है। ओके, नाउ देयर विल बी डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग दिस क्वेश्चन। सी, आई विल शो यू वन मोर मेथड। एक बार जरा कंफ्यूजन है तो मेरी तरफ से मैं क्लियर करवा देता हूँ, वापस से देख लो। सर, हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था? हम लोग ने ए क्यूब कंसिडर किया था। फॉर बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स है, सिर्फ एटम्स, तो एटम्स का जो वॉल्यूम है दैट विल बी 2 into 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, बिकॉज एटम 4/3 पाई आर क्यूब। सर आपने 2 क्यों लिया? बिकॉज बीसीसी बोला है। ओके, अब आर कहाँ से आएगा? तो एज लेंथ की मदद से अपना आर आ जाएगा। तो वी ऑलरेडी नो इट इज 4√3/4 इंटू ए। ओके, तो सर यहाँ पर अभी 4 डाल देंगे तो 4 4 कैंसिल होके अपने पास √3 इंटू 10⁻⁻8 बचेगा। तो वी आर लेफ्ट विथ 8/3 पाई एंड आर क्यूब। अभी √3 का क्यूब आएगा ऑफकोर्स, तो 3√3 हो जाएगा एंड 10⁻24 हो जाएगा। ये 3 और 3 कैंसिल हो गया। We tried solving 176 into √3/7 into 10⁻⁻24। इसको एक बार जरा कैलकुलेटर से मैं करके देख लेता हूँ, so that we get the exact answer। 176 into 1.73 divided by 7, yes 43.49। ओके, तो हो गया अपना आंसर 43.49 इंटू 10⁻⁻24। तो इसको एग्जैक्ट सॉल्व किया तो 4.349 इंटू 10⁻⁻23, ये आपका आंसर। आंसर इज ए। ठीक है ना? इसको मैं एक और तरीके से आपको सिर्फ वेरिएशन दिखाने के लिए, इफ यू गाइज रिमेंबर दैट बीसीसी द पैकिंग एफिशिएंसी 68%। बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 68% है। मतलब जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है उसमें से एटम सिर्फ 68% ऑक्यूपाई करते हैं। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, इट इज 68% ऑफ ए क्यूब, बिकॉज ए क्यूब इज द टोटल वॉल्यूम दैट इज अवेलेबल। ओके, नाउ व्हाट इज 68% ऑफ ए क्यूब? ए क्यूब की वैल्यू क्या है सर? तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 इंटू 10⁻⁻24। अब 68 इंटू 64 करो। 68 इंटू 64, फिर से 4352 आ रहा है आंसर। ओके, तो 43.52 इंटू 10⁻⁻24 विच इज 4.352 इंटू 10⁻⁻23। सेम क्वेश्चन, सेम आंसर। ओके, सो दिस इज अनदर वे ऑफ अप्रोचिंग द सेम क्वेश्चन। तो इन दैट केस शायद प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमारा आंसर वेरी हो सकता है। एक बार चाहिए तो आप प्रीवियस क्वेश्चन का सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और खुद से ट्राई करना है। इस बार भी सेम टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बीसीसी है। ओके, तो सीधा सीधा हम लोग 2 into 4/3 पाई आर क्यूब ही करेंगे, क्योंकि आर दे दिया ना इस बार अपने को। प्रीवियस वो वाले क्वेश्चन में आर नहीं दिया था, वो वाले क्वेश्चन में ए दिया था। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ रहेगा, तो ये क्वेश्चन में प्लीज एक बार देख लीजिएगा। ओके, सो वी विल हैव समवेयर अराउंड 8/3 पाई एंड आर का क्यूब। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 इंटू 10⁻⁻24। ये आपका 9 हो गया। अभी इसको आप सॉल्व कर लो जरा। 176 इंटू 9, 176 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 7, 226। तो आंसर आपका सॉल्व करके 226 आ रहा है। तो योर आंसर विल नॉट बी 3,
योर आंसर विल बी 226। ओके, अपन ने ये क्या निकाला, ए क्यूब निकाला, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो ये जरा सा प्लीज करेक्शन एक बार देख लीजिएगा ये वाले क्वेश्चन में। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टू कैटेगरीज लेफ्ट, वी शुड बी एबल टू फिनिश दिस इन द नेक्स्ट 10 minutes। ओके, अ कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म एफसीसी स्ट्रक्चर। देखो जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, पहले आपको पूरा रीड। एटम्स ऑफ ए आर एट द कॉर्नर्स एंड बी आर प्रेजेंट एट द सेंटर्स ऑफ द फेसेस ऑफ द क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? वेरी सिंपल सर, हमें मालूम है कि कॉर्नर्स पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर होती है और हर एक कॉर्नर पे 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। फेसेस पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 6 फेसेस होते हैं और हर फेस पे हाफ कंट्रीब्यूशन है। ओके, और सर एंड्स, सॉरी एजेस या बॉडी, एक्चुअली बॉडी एजेस वाला अपने को नहीं है, बॉडी पूरी एक होती है और उसमें भी एक कंट्रीब्यूशन। तो अभी आपको बोला है ए इज एट द कॉर्नर, तो ए का आंसर 1 हो जाएगा, एंड बी इज एट द सेंटर्स ऑफ द फेसेस, तो बी का आंसर 3 हो जाएगा। तो आवर कंपाउंड इज AB3। ओके, ए इज एट द कॉर्नर्स एंड बी इज एट द फेसेस, द कंपाउंड इज AB3। ये आपको ध्यान रखना है इसका, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉर्नर्स 8 इंटू 1/8, फेसेस 6 इंटू हाफ, बॉडी 1 इंटू 1। Okay, now number of voids. So we already know there are two types majorly, tetrahedral void, and tetrahedral void ka number is always twice into number of atoms, and octahedral void is always equal to number of atoms. Okay, n is what? Number of atoms. Okay, so देखो what is the number of octahedral and tetrahedral voids in 0.3 moles of a substance? Octahedral and tetrahedral voids in 0.3 moles of a substance. तो सर क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे। तो वी नो दैट 0.3 विल बी 6 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया, 1.8 हो गया। अगर ये आपका एन का वैल्यू है तो टेट्राहेड्रल कितना होना चाहिए, डबल, विच इज 3.6। और ऑक्टाहेड्रल कितना होना चाहिए, उतना ही, विच इज 1.8। तो आंसर इज ए और बी। बी सर। बी? नो, द आंसर इज ए, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ऑक्टाहेड्रल और फिर टेट्राहेड्रल पूछा है। क्वेश्चन ठीक से रीड करो, पहले ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, तो द आंसर इज गोइंग टू बी ए नॉट बी, भले दोनों का वैल्यू सेम है। ओके, ये ध्यान रखना है कि सर सीक्वेंस क्या था, क्योंकि रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है ना। तो ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल रिस्पेक्टिवली, तो पहले जो नंबर आएगा वो ऑक्टाहेड्रल का आएगा, फिर जो नंबर आएगा वो टेट्राहेड्रल का आएगा। अभी ये देखो ऐसा वाला क्वेश्चन, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी था। In an ionic crystalline solid, elements Y form the HCP structure. देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है। जो भी बंदा आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा है उसको आप एन ले लेंगे। तो देखो Y आपका स्ट्रक्चर बना रहा है तो Y को अपन एन ले लेंगे, Y के एन एटम्स है अपने पास। ओके, जैसे ही पता चला Y के एन एटम्स है, तो डू यू अग्री दैट टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी n? अब देखते हैं x क्या कर रहा है। X is occupying 1/3 of the tetrahedral voids. तो tetrahedral voids जो 2n था, तो X is occupying 1/3 of the tetrahedral voids. तो X की क्या वैल्यू हो गई, 2n/3 हो गया। अब अपने को पूछा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, तो सिर्फ रेशियो निकालो अभी। तो देखो y/x, y इज n एंड x इज 2n/3, n कैंसल, 3 ऊपर गया, तो y का क्या वैल्यू आएगा 3 और x का क्या वैल्यू आएगा 2। therefore the compound is X2Y3। ओके, X2Y3। तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हर बार जरूरी नहीं है कि X ही आपका क्रिस्टल लैटिस बनाने वाला है। तो पहले ये रीड करो कि आपका लैटिस कौन बना रहा है। तो जो भी बंदा आपका लैटिस बना रहा है उसको आप n दे दो, और उसकी मदद से दो नंबर्स आएंगे, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। फिर देखो दूसरा एलिमेंट क्या कर रहा है।
तो दूसरा एलिमेंट है एक्स, एक्स इज ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल, तो 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल, तो ये रेशियो आ गया। फिर उनको रेशियो में डालो, तो सामने सामने जो करस्पॉन्डिंग नंबर आएंगे वो उनका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, चलो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन 0.5 मोल, ऐसा क्वेश्चन किया थोड़ी देर पहले, बताओ कोई आंसर। इजी। ए सर। आंसर इज ए। ओके, 0.5 मोल्स है तो मल्टीप्लाई बाई 6 × 10⁻23 करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपका 3 × 10⁻23 हो गया। ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो उतना ही रहेगा, एंड टेट्राहेड्रल वर्ड आपका 6 हो जाएगा, तो 3 and 6, आंसर इज ए। What is the number of tetrahedral words present in 0.6 moles of a CCP structure? सी अगेन CCP VCP का कोई मगजमारी है नहीं, 0.6 मोल्स है, तो 0.6 moles into Avogadro's number which is 3.6 × 10⁻23, और टेट्राहेड्रल वर्ड पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे विच इज 7.2 × 10⁻23। ओके सर, CCP हो, BCC, FCC, HCP, नंबर ऑफ वर्ड्स का जो रिलेशनशिप है वो एटम्स के साथ सेम रिलेशनशिप है, एटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स 2n है। ओके, उसका आपको टेंशन नहीं लेने। चलो, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। और आपको बाकी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जैसे कि व्हाट इज अ स्कॉटकी डिफेक्ट, व्हाट इज अ फ्रेंकेल डिफेक्ट, वो सब आपको थोड़े से रीड करने पड़ेंगे, सारे एग्जांपल्स देखने पड़ेंगे कि फ्रेंकेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्कॉटकी के क्या है, कैटायन डेफिशिएंसी, एनायन डेफिशिएंसी, उसके सबके एग्जांपल्स आपको ध्यान से रीड करने पड़ेंगे। ठीक है, वो सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, उसमें कुछ ज्यादा साइंस है नहीं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, एंड अगले लेक्चर में अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलो बाय गाइस, थैंक यू, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय।